हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक चिंतन के विषय में। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी का विचारक है, अंग्रेज दार्शनिक है और केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक प्रभावी राजनीतिज्ञ भी है और लोक सेवा के क्षेत्र में भी उसके द्वारा कार्य किया गया। राजनीतिक चिंतन के लिहाज से उसका चिंतन कई विचारधाराओं का समन्वय है, जैसे प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि मनुष्य और मनुष्य की मेधा प्रकृति का अभिन्न अंग है। उपयोगितावादी विचारधारा ये मानती है कि जीवन में भौतिक सुख साध्य है, जीवन का लक्ष्य भौतिक सुखों की कामना है और राज्य का उद्देश्य समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम भौतिक सुख उपलब्ध कराना है। इस उपयोगितावादी चिंतन की स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति बेंथम के चिंतन में देखने को मिलती है। वो बेंथम जो मिल का गुरु था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उसके उपयोगितावादी चिंतन में बहुत सारे संशोधन किए और उसे युग के अनुरूप बनाया। व्यक्तिवादी विचारधारा, आप जानते हैं, व्यक्ति को केंद्र में रखकर राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है और व्यक्ति के अधिकारों और उसके अस्तित्व को राज्य की तुलना में ज्यादा महत्व देती है। उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवाद का ही विकसित रूप है और ये व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देने के साथ साथ राज्य को भी महत्व देती है, क्योंकि ये मानती है कि व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की उपलब्धि राज्य के अभाव में संभव नहीं हो सकती। इसलिए राज्य को व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्य करने चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य को कम से कम कार्य देने के पक्ष में रहते हैं, लेसिस फेरे की नीति में विश्वास रखते हैं, अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि उदारवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए। तो इतनी सारी विचारधाराओं का समन्वय है जॉन स्टुअर्ट मिल के चिंतन में, और उसकी चिंतन धारा इतनी व्यापक है कि उसके दायरे में सामाजिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक आ जाती है। बेंथम के उपयोगितावाद में उसके द्वारा संशोधन किया गया और उसे अंतिम उपयोगितावादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जॉन स्टुअर्ट मिल की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जो है वो है उसका स्वतंत्रता संबंधी विचार। वो मूलतः एक उदारवादी विचारक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान करता है और इस स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन उसने अपने निबंध एसे ऑन लिबर्टी में उसका महत्व प्रतिपादित किया है और जितने गरिमापूर्ण ढंग से उसने व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, उसके कारण उसका स्थान
मिल्टन और जेफरसन जैसे चिंतकों के समान सम्मानपूर्ण बन जाता है। और यही वजह है कि वेपर जैसे विचारक ने उसके योगदान को स्वीकार करते हुए लिखा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लिखे गए इस अद्वितीय और ओजस्वी निबंध एसे ऑन लिबर्टी, इसने मिल को विश्व के लोकतंत्र समर्थकों के मध्य सम्माननीय स्थान प्रदान कर दिया है। आधुनिक युग में जिन विचारकों के ऊपर मिल का प्रभाव दिखाई देता है वो विचारक हैं जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, कीन्स, बर्ट्रैंड रसेल, कार्ल पॉपर और इसाक बर्लिन। तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में किन विचारों के माध्यम से उसके द्वारा योगदान दिया गया, उसके राजनीतिक विचार क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा उसके जीवन वृत्त पर नजर डाल लेते हैं। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका जन्म अपने पिता की एक ओजस्वी संतान के रूप में 1806 में लंदन में हुआ था। वो बेंथम का प्रमुख शिष्य था और मिल की खासियत ये थी कि उसने अपने जीवन के प्रारंभ में ही अपने पिता के अनुशासन को स्वीकार करते हुए शिक्षा का क्रम बड़ी तेजी से पूरा किया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही उसे तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं का, उनके साहित्य का गंभीर ज्ञान प्राप्त हो चुका था और वो इन विषयों का प्रकांड विद्वान बन चुका था। हालांकि ये भी एक तथ्य है, विचित्र तथ्य है कि औपचारिक रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया। घर पर ही शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता के अधीन उसने जूनियर क्लर्क के रूप में नौकरी प्रारंभ की। उसके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्मिक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको जो ओहदा प्राप्त हुआ था वो इस कारण से प्राप्त हुआ था कि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की थी। इस कृति से खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने उसे कंपनी में पद प्रदान किया था। तो जूनियर क्लर्क के रूप में उसने नौकरी प्रारंभ की, लेकिन प्रतिभा संपन्न था, इसलिए बहुत जल्दी ही उच्च पदों पर पदोन्नत होता गया। लेकिन मिल के व्यक्तिगत जीवन का एक ड्रॉबैक ये रहा, एक कमी ये रही कि बड़ी तेजी के साथ शिक्षा का क्रम पूरा करने के कारण युवावस्था में वो बहुत अवसादी हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। और उसका ये डिप्रेशन दूर करने का कार्य एक लेडी के द्वारा किया गया, श्रीमती हैरियट टेलर। ये टेलर शुरू में उसकी मित्र थी और बाद में उसकी पत्नी भी बन गई। मिल का जितना भी लेखन है या उसके जो भी कार्य हैं, उस चिंतन और कार्य पर श्रीमती टेलर का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इस प्रभाव की स्वीकारोक्ति खुद मिल ने अपनी आत्मकथा में की है। टेलर के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए उसने अपने निबंध एसे ऑन लिबर्टी को अपनी पत्नी को समर्पित किया है। तो एक दार्शनिक, एक चिंतक के रूप में, खासतौर से उदारवादी चिंतक के रूप में उसको बहुत ज्यादा ख्याति
प्राप्त हुई, देश और विदेश में उसका मान सम्मान बढ़ा। लेकिन विद्वान होने के साथ साथ वो क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में भी सफल राजनीतिज्ञ के रूप में कार्यरत रहा। 1866 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया और जब तक वो सदस्य रहा, सदस्य के रूप में उसने महिला मताधिकार, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और खुले मतदान जैसे विषयों का समर्थन किया। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि ब्रिटिश जनता उसके बेबाक विचारों और कार्यों को पसंद नहीं करती थी। परिणाम स्वरूप उसका एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में जो कार्यकाल था वो बहुत लंबा नहीं रहा और दूसरी बार जब वो इलेक्शन लड़ा तो उस चुनाव में उसे शिकस्त मिली। अंत में 1873 में फ्रांस के एविग्नन नगर में उसका देहांत हो गया और अपनी पत्नी की कब्र के पास ही उसे दफन किया गया। तो रोचक जीवन रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल का। अब देखते हैं कि मिल की रचनाएं कौन सी हैं, क्योंकि उसके जो विचार मिलते हैं वो उसकी इन्हीं रचनाओं में मिलते हैं। सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये उसकी महत्वपूर्ण रचना थी। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दूसरी महत्वपूर्ण कृति थी और ऑन लिबर्टी, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा यश की प्राप्ति हुई। इस निबंध में उसने स्वतंत्रता का भरपूर समर्थन किया था और स्वतंत्रता के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की थी। उसकी दूसरी कृति थी, अगली कृति, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वो एक सांसद रह चुका था और सांसद रहते रहते उसने अनुभव किया था कि प्रतिनिधि शासन में क्या कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा मिल के द्वारा की गई है कि कैसे एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, उसमें कुछ सुधार करके। वो अंतिम उपयोगितावादी विचारक है और उसका उपयोगितावाद उसकी कृति यूटिलिटेरियनिज्म में मिलता है। थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी उसके द्वारा लिखी गई, जिसमें उसने संसद में सुधारों की सिफारिश की। संसद के गठन में, संसद की कार्य प्रक्रिया में। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन उसकी ऐसी रचना है जिस पर उसकी पत्नी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वैसे तो सभी ग्रंथों पर प्रभाव है, लेकिन ये ग्रंथ उसने अपनी पत्नी के प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप लिखा था और इस ग्रंथ में वो महिला अधिकारों का जोरदार तरीके से समर्थन करता है। उनको मताधिकार दिए जाने की बात करता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जो दोयम दर्जे की स्थिति थी उसमें सुधार की सिफारिश करता है। और लास्टली उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, जिसमें अपने जीवन के विविध पक्षों पर सूक्ष्मता के साथ प्रकाश डाला। तो ये उसकी रचनाएं थीं। अब हम देखेंगे कि उसके कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार हैं। राजनीतिक विचारों में उसकी स्वतंत्रता संबंधी धारणा सबसे प्रमुख है
जिसका प्रतिपादन उसने एसे ऑन लिबर्टी में किया है। और वो एक उदारवादी विचारक है, इसलिए स्वतंत्रता की धारणा को अपने चिंतन का केंद्र बिंदु बनाता है। उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर प्रीस्टले और जोसिया वॉरेन का प्रभाव है। उसका स्वतंत्रता संबंधी विचार आज शासन की निरंकुशता के विरुद्ध एक घोषणा पत्र के रूप में मान्य है। तो क्या है उसका स्वतंत्रता का विचार, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले वो इस बात पर विचार करता है कि स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों स्वतंत्रता को साध्य मानना चाहिए। एक उदारवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता पर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं। मिल ने इस पर विचार किया और ये पाया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता दो कारणों से होती है। पहला कारण है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और दूसरा कारण है संपूर्ण समाज का विकास। हम सब ये जानते हैं कि स्वतंत्रता अपने सकारात्मक रूप में उन सभी कार्यों को करने की आजादी का नाम है जो कार्य हमारे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। तो बिना स्वतंत्र वातावरण के, बिना स्वतंत्रता के अधिकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता, ये सभी मानते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि वो जो कुछ करना चाहता है, जिस क्षेत्र में भी करना चाहता है, उसको करने की आजादी दी जाए। समाज या राज्य उसके मार्ग में बाधक ना बने, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित हो सकता है। अगर पग पग पर उसके जीवन में बाधाएं हो, उसके कार्य पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध आरोपित किए जाएं, तो प्रतिभा होते हुए भी, गुणों के होते हुए भी उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता। तो व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता एक आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता का वातावरण मुहैया कराया जाना राज्य और समाज का दायित्व बनता है। दूसरे मिल ये कहता है कि स्वतंत्रता समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। कैसे? समाज के विकास के लिए ये जरूरी होता है कि सभी लोगों को विभिन्न सार्वजनिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से सोचने की, विचार करने की और उस विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, क्योंकि नए विचारों के आधार पर ही समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। मनुष्य की मेधा, उसकी सोचने समझने की क्षमता असीम है। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लीक से हटकर विचार करते हैं, नए ढंग से विचार करते हैं और उनका नया विचार ही समाज को नई दिशा दिखाता है। लेकिन बुद्धिमान लोग, प्रतिभा संपन्न लोग नवीन विचारों को कब अभिव्यक्त कर पाएंगे? जब उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उन पर कि आप ऐसे विचार नहीं व्यक्त कर सकते जो पारंपरिक विचारों के विरुद्ध हों, जैसा चला आ रहा है आपको उसी को स्वीकार करना है, जैसी व्यवस्था बनी हुई है उसी को स्वीकार करना है। व्यवस्था में अगर कोई कमी नजर आ रही है तो आप स्वतंत्रता पूर्वक उस कमी को दूर करने का विचार नहीं दे सकते। अगर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो समाज
विकसित नहीं हो पाता। समाज वहीं रह जाता है जहां था। और जैसा हमने देखा कि मानवीय इतिहास के मध्य युग में मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता को, कार्यगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। धार्मिक विचारों का प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया। प्रथाओं और परंपराओं का प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया। चर्च जैसी धार्मिक संस्था के द्वारा, धर्माधिकारियों के द्वारा जो कुछ कहा गया उसी को अंतिम मान लिया गया। रिजल्ट क्या हुआ कि मानव सभ्यता का विकास 1000 वर्षों तक एक तरीके से रुक सा गया। तो इसी बात को इंगित करते हुए मिल ने कहा कि स्वतंत्रता की जरूरत इसलिए है क्योंकि समाज का विकास किया जाना है। स्वतंत्र वातावरण में ही नवीन विचारों का विकास हो सकता है, उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है और उन विचारों के आधार पर समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी। स्वतंत्रता की इस आवश्यकता और महत्व को बताने के बाद मिल ने स्वतंत्रता के स्वरूप पर चर्चा की है कि स्वतंत्रता का रूप कैसा होता है, किसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। इस संबंध में मिल ने स्वतंत्रता के 2 रूपों का वर्णन किया है। पहले को वो कहता है पूर्ण स्वतंत्रता और दूसरे को कहता है नियंत्रित या संयमित स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के इन 2 रूपों की व्याख्या करते हुए वो मानवीय कार्यों को 2 भागों में बांटता है। एक को वो कहता है स्व संबंधी कार्य और दूसरे को कहता है पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले जिनका संबंध उसके अपने निजी जीवन से होता है, उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति किस तरह का भोजन करता है, किस तरह के वस्त्र पहनता है, कहाँ जाता है, क्या सोचता है, इसका संबंध उसके अपने व्यक्तित्व से है, अपने निजी जीवन से है। इन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। मिल ये कहता है कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के अपने निजी जीवन से है, जिनका दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन कार्यों को करने में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य और समाज के द्वारा इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कार्य ऐसे हैं जिनका असर दूसरों पर पड़ता है, समाज के अन्य लोग प्रभावित होते हैं उन कार्यों से, तो ऐसी स्थिति में राज्य और समाज कुछ हद तक इन कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मिल ने इसे संयमित स्वतंत्रता का नाम दिया है। उसने उदाहरण देकर यह समझाया है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है। वो कहता है कि अगर एक पुल टूटने की कगार पर है, कमजोर हो गया है और उसके टूटने की आशंका है और कोई व्यक्ति उस पुल पर जाना चाहता है, ये दलील देता है कि उसकी इच्छा है, उसका मन है कि वो उस पुल को पार करके जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उस पुल पर जाने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि पुल यदि टूट गया तो उसका प्रभाव न केवल उस व्यक्ति पर पड़ेगा बल्कि
अप्रत्यक्ष रूप से समाज को भी उसकी हानि उठानी पड़ेगी। पुल टूट जाएगा, व्यक्ति आहत होगा या उसकी मृत्यु हो सकती है। जब पुल टूटेगा तो उसके नीचे या आसपास जो लोग होंगे उनका भी जीवन प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि उसके इस कार्य की हानि पूरे समाज को उठानी पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत से कार्य हो सकते हैं जिनका संबंध दूसरों से होता है, जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। मिल ऐसे कार्यों को राज्य द्वारा, समाज द्वारा नियंत्रित किए जाने का समर्थन करता है। तो इस तरह से वो दो तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, एक पूर्ण स्वतंत्रता और दूसरी संयमित स्वतंत्रता या नियंत्रित स्वतंत्रता। इसके बाद वो स्वतंत्रता के प्रकार की विवेचना करता है। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, स्वतंत्रता के रूप क्या है, और फिर वो कहता है कि स्वतंत्रता के टाइप्स क्या है, किस बात की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और इस संबंध में वो मुख्य रूप से दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी कार्य की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो बहुत महत्वपूर्ण मानता है, आधारभूत मानता है, और ये कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी विषय पर चिंतन करे, मनन करे और चिंतन मनन के बाद उस विचार को अभिव्यक्त भी करे। वैचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तीनों शामिल हैं। और वैचारिक स्वतंत्रता का वो इतना बड़ा समर्थक है कि वो कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी समाज में एक व्यक्ति एक विचार रखता है और समाज के अन्य लोग दूसरा विचार रखते हैं, यानी वैचारिक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति अकेला भी है, वैचारिक भिन्नता की दृष्टि से उसका विचार सबसे अलग है, तो भी उसको अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आमतौर पर प्रजातंत्र में क्या होता है कि बहुमत की बात मानी जाती है, बहुसंख्या की बात मानी जाती है। बहुसंख्यक लोग जिन बातों को कहते हैं, जो विचार अभिव्यक्त करते हैं, उनको मान्यता प्रदान की जाती है। लेकिन मिल इसके स्थान पर कहता है कि एक व्यक्ति के विचार का भी महत्व है, उतना ही महत्व है जितना संपूर्ण समाज के विचार का है। तो अगर एक व्यक्ति का विचार समाज के विचारों से भिन्न हो तो भी मानव जाति को जबरदस्ती उस व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। वैसे ही नहीं है जैसे उस व्यक्ति को संपूर्ण मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति अगर ये सोचे कि समाज के सब लोग उसके ही विचारों को मान्यता प्रदान करें, तो ऐसा ना तो किया जा सकता है और ना ही उचित है। वैसे ही ये बात भी न्यायोचित है कि पूरा का पूरा समाज मिलकर एक व्यक्ति को उसके भिन्न विचारों के कारण चुप नहीं करा सकता, उसकी वैचारिकता को दबा नहीं सकता। इतनी महत्वपूर्ण है ये वैचारिक स्वतंत्रता। क्यों महत्वपूर्ण है? मिल ने कई आधारों पर इसका समर्थन किया है। सबसे पहला तर्क वो ये देता है कि सत्य के बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं।
हर व्यक्ति एक ही स्थिति को भिन्न भिन्न नजरिए से देखता है। एक ही वस्तु या एक ही घटना भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न रूपों में नजर आती है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नजरिया सही है और दूसरा नजरिया गलत है। यानी सत्य के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसा कि आजकल उत्तर आधुनिक विचारक भी मानते हैं कि सत्य कोई पूर्ण चीज नहीं है, पूर्ण स्थिति नहीं है। सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, यानी उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। किसी स्थिति में कोई एक पक्ष काम कर जाता है तो दूसरी स्थिति में दूसरा पक्ष प्रभावी हो सकता है। तो ये जो सच है, सच के विभिन्न पक्ष हैं, इन विभिन्न पक्षों की जानकारी तभी हो पाती है जब हम उसके विभिन्न पक्षों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। जब हम समाज के लोगों को इस बात की छूट देंगे कि वो एक घटना के विषय में नाना तरीके से विचार करें, एक वस्तु के विषय में नाना तरीके से विचार करें, तभी कोई व्यक्ति उसके एक गुण को बताएगा, दूसरा दूसरे पक्ष को बताएगा, तीसरा तीसरे पक्ष को बताएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मेधा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस विषय की, उस घटना की अलग अलग तरीके से व्याख्या करेगा। और ऐसा आम जनजीवन में हम देखते भी हैं कि जब भी कोई समस्या उदित होती है सार्वजनिक जीवन में, जैसे आजकल आप भारत में देख रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृषि कानून में बहुत सारे लाभ देखते हैं, किसानों के लिए हितकारी समझते हैं, तो दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कानूनों में कमियां देख रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में किसानों पर पड़ेगा, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कृषि कानून एक ही है, लेकिन उसका विश्लेषण भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया जा रहा है। तो ऐसा तब संभव हो पाता है कि एक विषय के विभिन्न पक्ष प्रकट हो, सत्य क्या है वो प्रकट हो। तब हो पाता है जब सभी को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। अगर स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा ये कह दिया जाए कि हमने जो कानून बना दिया वो अंतिम है, उसके बाद कोई भी इफ और बट नहीं है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, ये कानून सरकार ने बना दिया है, सब उसको माने, चाहे उसमें कोई कमी है या अच्छाई है। अगर ऐसा कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, यानी वैचारिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो उससे सच प्रकट नहीं हो पाता। तो सत्य को प्रकट करने के लिए जरूरी है कि लोगों को वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर वैचारिक स्वतंत्रता किसी समाज में लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि वहां सत्य का दमन किया जा रहा है। और मिल ने इस वैचारिक स्वतंत्रता का इतना ज्यादा समर्थन किया है कि वो कहता है कि ये स्वतंत्रता न केवल बुद्धिमान लोगों को, प्रतिभा संपन्न लोगों को, बल्कि हर आम और खास को प्राप्त होनी चाहिए। सनकी लोगों तक को, पागलों तक को ये स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मिल ये मानता है कि कभी कभी सनकपन में भी व्यक्ति कोई ऐसी बात कह देता है, ऐसा विचार व्यक्त कर देता है जो संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। और ऐसा सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि मिल ने इतिहास से उदाहरण देते हुए कहा कि मानव जाति को बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी समय में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था।
जिसके विचार समाज के अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे, और समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके भिन्न विचारों के कारण विषपान का दंड दिया था। उसे राजद्रोही घोषित किया था कि वो नवयुवकों को व्यवस्था के खिलाफ भड़का रहा है। जबकि बाद में यह अनुभव किया गया कि उन व्यक्तियों के विचार गलत थे जिन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दिया था, और सुकरात के विचार सही थे। जिस वैचारिक स्वतंत्रता की बात सुकरात ने कही, आज के लोकतांत्रिक युग में वो स्वतंत्रता पूज्य बन गई है। आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजूद है अमेरिका में। स्वतंत्रता को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इसी आधार पर मिल ये कहता है कि इतिहास में जो गलती हुई, वैचारिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया, कुंठित किया गया, वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता के कारण ही समाज का विकास होता है, समाज को नई दिशा प्राप्त होती है। इसलिए वो कहता है कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, उपहास और तिरस्कार का विषय हो, एक पूर्ण समाज और राज्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि राज्य और समाज को हर व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही समाज को, ऐसे ही राज्य को हम प्रगतिशील राज्य कह सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता का एक पहलू था, स्वतंत्रता का एक प्रकार था। वैचारिक स्वतंत्रता, जिसके समर्थन में मिल ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे तर्क दिए, और इस स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता के दायरे में रखा कि पूर्ण स्वतंत्रता इस विषय में हर व्यक्ति को समाज में मिलनी चाहिए। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि मिल की दृष्टि में स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार क्या है, यानी कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता किस सीमा तक प्राप्त होनी चाहिए, इस पर मिल ने जो विचार दिए हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे।